हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है संध्या ओवीजी स्टडी पॉइंट में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जो कि है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं ओवीजी में एएनएम सेकेंड ईयर से। ओके, यहाँ पर एक टॉपिक है, दो यूनिट्स मैंने यहाँ पे कवर अप की हैं। एक तो है आपका आई गेस ये 4th या 5th यूनिट होगा एएनएम की बुक में, ओबीजी में, फीटस एंड प्लेजेंटा, ठीक है, अपरा और भ्रूण करके, ठीक है। और दूसरी यूनिट आपकी हो सकती है नॉर्मल प्रेगनेंसी, ठीक है। ये भी शायद ये 4th या 5th में से कोई भी एक यूनिट है, ठीक है। इन दोनों यूनिट्स में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अपने नोट से शेयर कर रही हूँ मैं आज आपके साथ के। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। मैंने यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 लिया हुआ है, अपरा क्या है और ये किस तरह काम करती है, ठीक है। अपरा मतलब प्लेजेंटा, ठीक है। सबसे पहले आपको अपरा के बारे में लिखना है। गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में निषेचित अंडे से पूर्ण विकसित गर्भ एक पोषक तत्वों एवं आपूर्ति व अपशिष्ट संरचना को अपरा कहते हैं, ठीक है। आप इस तरह से थोड़ा सा लिख सकते हैं अपरा के बारे में। आपका ये क्वेश्चन कवर अप हो गया, इसका आंसर हो गया। अभी आपको करना है यह किस तरह काम करती है। इसके कार्य आप लिख सकते हैं, यह निम्नलिखित तरह से कार्य करती है। यह निर्माण कार्य निषेचन के 8 से 10 दिन बाद प्रारंभ होकर 3 महीनों में पूरा हो जाता है। इसके एक ओर से नाभिनाल निकलकर गर्भ तक जाती है। यह दूसरी ओर गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से कॉरियोनिक विलाय द्वारा जुड़ी होती है। यह गोल चकती की आक्षित के समान होती है, जो बीच में मोटी और किनारों में पतली होती है, ठीक है। आप तो मतलब स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, प्लेजेंटा का जो स्ट्रक्चर है आप उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब जो प्लेजेंटा का स्ट्रक्चर है, किस किस तरह से प्लेजेंटा बना होता है, अपरा किस तरह से बनी हुई होती है, ठीक है। उसका वेट क्या होता है, कितनी मोटाई होती है, कितने बीच में कितना साइज़ होता है, कितना डायमीटर होता है, ये सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया है हमारा। नेक्स्ट आ जाता है, यह निषेचित अंडे के ट्रोफोब्लास्टिक लेयर से बनती है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है, ये गर्भाशय की गुहा के ऊपरी भाग में स्थापित होती है। फिर इसके बाद एक पॉइंट लिख सकते हैं इसके वेट के बारे में, इसके साइज़ के बारे में। ये 500 ग्राम्स और 15 से 20 सेंटीमीटर साइज का होता है। बीच में मोटापन 2.5 सेंटीमीटर या फिर 2.5 सेंटीमीटर्स का होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके प्लेजेंटा के कार्य, ठीक है, कि प्लेजेंटा के कौन कौन से कार्य होते हैं, ठीक है। ऊपर आपने लिख दिया कि भाई प्लेजेंटा किस किस तरह से बना होता है, ठीक है। अभी आपको लिखने हैं प्लेजेंटा के कार्य। ये HCG प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का निर्माण करता है, ठीक है। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ठीक है, एक हार्मोन है जो सिर्फ प्रेगनेंसी में ही सिक्रीट होता है प्लेजेंटा के द्वारा, ठीक है। और बहुत सारे केसेस ऐसे हो सकते हैं जैसे कि कैंसर के, ठीक है। उसमें भी HCG हार्मोन पाया जाता है, खैर वो बात की बात है, ठीक है। फिलहाल प्रेगनेंसी में इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसके साथ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का निर्माण भी प्लेजेंटा ही करता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, ये हार्मोन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स व पानी आदि आवश्यक पदार्थों का माँ एवं गर्भ के रक्त में आदान प्रदान करता है, ठीक है। ये जो कंपोनेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, ये इसका आदान प्रदान करता है माँ से शिशु में। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, माँ को अनेक संक्रमणों से बचाता है, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है, एक प्रतिरक्षी अवरोधक के रूप में गर्भ को नष्ट होने से बचाता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लास्ट, भ्रूण परिपक्व होने तक यह हार्मोन निर्माण प्रक्रिया निरंतर बनाए रखता है, ठीक है। ये सारे हो गए प्लेजेंटा के कार्य। और ये जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि भाई अपरा क्या होता है या फिर अपरा क्या है और ये किस तरह काम करती है, ठीक है। इस तरह से आप इसका पूरा आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको अपरा के बारे में लिखना है, फिर ये किस तरह से बना होता है या फिर किस तरह से कार्य करता है, ठीक है। दोनों कंबाइंड इसमें आंसर्स आ जाएंगे और इस तरह से आप लास्ट हेडिंग लिख करके प्लेजेंटा के कार्य लिख सकते हैं, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, गर्भ में भ्रूण का विकास किस प्रकार होता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में ही आ सकता है, क्योंकि इसका जो आंसर है काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाता है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा। ठीक है, शॉर्ट में भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है, नॉट अ बिग डील। अगर ये बाई चांस लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपको लिखना आना चाहिए कि भाई आप किस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप इसका आंसर किस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले आप एक हेडिंग लिख लीजिएगा, गर्भ का विकास। इसमें आप लिख सकते हैं ये भ्रूणीय अवस्था से लेकर जन्म तक पूर्ण होने पर होता है। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं। ठीक है, आप उसकी मदद से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है इस डायग्राम से काफ़ी हद तक हम इसको समझ पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले जो भ्रूण का विकास होता है वो एक सेल से बना होता है। ठीक है, वो एक सेल के द्वारा ही होता है, क्योंकि वो एक सेल ही बार बार डिवाइड होकर एक भ्रूण का विकास करती है। ठीक है, सो वो सेल कौन सी होती है, जो अंडाणु और शुक्राणु से निषेचित होकर जो बनती है उसको हम बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, या फिर हिंदी में अगर बात करें तो उसको हम बोलते हैं युग्मनज। ठीक है, फिर ये सिंगल सेल 2 सेल्स में डिवाइड होती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं 2 सेल स्टेज। ठीक है, या फिर 2 सेल्स स्टेज, 2 कोशिका स्टेज। ठीक है, फिर यही सेल इस तरह से डिवाइड होती रहती है बार बार। ठीक है, जैसे कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। ठीक, इस तरह से डिवाइड होकर फिर ये बनाती है 4 सेल स्टेज, इसके बाद 8 सेल स्टेज। ठीक, फिर इसके बाद जो इसकी सेल स्टेज आती है उसको हम बोलते हैं मॉड्यूला। ठीक है, और मॉड्यूला के बाद कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर इसका हो जाता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, इनर सेल मास एंड आउटर सेल मास। ठीक है, फिर इसको हम बोलते हैं इस स्टेज को अर्ली ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, फिर ये अर्ली ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीट होकर और ये जोना पेलुसिडा जो इसकी आउटर लेयर है वो पूरी तरह से डीजेनरेट हो जाती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, डीजेनरेटिंग जोना पेलुसिडा। ठीक है, जब ये बाहर की लेयर नहीं बचेगी सो ऑफ कोर्स ये जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, सो इस स्टेज से हम इस स्टेज पर आ जाते हैं जिसका नाम है लेट ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, सो ये जो स्ट्रक्चर होता है यहीं पर ही आकर जो आप ये देख सकते हैं आउटर सेल मास जो बाद में ट्रोफोब्लास्ट बनाता है, और ये जो अंदर की साइड जो सारे क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं उसको हम बोलते हैं इनर सेल मास। ठीक है, ये अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है इनर सेल मास यही जाकर बाद में भ्रूण का विकास करता है, और ये बाहर की जो लेयर है ट्रोफोब्लास्ट जिसको हम बोलते हैं आउटर सेल मास, ये प्रोडक्शन करता है प्लेजेंटा का, अपरा का। आधा आंसर तो आप इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करके भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि भाई युग्मनज क्या होता है। ठीक है, सो युग्मनज स्त्री जननांग डिंब वाहिनी में एक अंडाणु एवं एक शुक्राणु के मिलन से उत्पन्न संरचना को युग्मनज कहते हैं। इसके बाद 14 दिनों में इसके अंदर होने वाले क्रमिक परिवर्तन क्रमशः निम्नोक्त प्रथम 4 होते हैं: प्रारंभिक दरार, विलंबित दरार, मॉड्यूला, विजिपुटी निर्माण आदि। ठीक है, ये सभी इन्हीं डायग्राम्स के नाम हैं। सो अब बात कर लेते हैं भ्रूण की। 15वें दिन विजिपुटी गर्भाशय की गुहा में पहुंचकर ऊपरी कोड के गर्भाशय अंतःस्तर एंडोमेट्रियम से चिपक जाते हैं, जिसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक है, इस क्रिया को आरोपण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी यही लिखा है, इस क्रिया को आरोपण कहते हैं। आरोपण को ही इंग्लिश में इम्प्लांटेशन कहा जाता है। भ्रूण के विकास की क्रिया को विभेदन कहते हैं। भ्रूण जिस तरह से डिवाइड होता है, सेल्स जिस तरह से डिवाइड होती हैं, उसको हम विभेदन कहते हैं। विभेदन कहते हैं। विभेदन की प्रक्रिया गर्भाशय की अवधि के 9वें सप्ताह तक होती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप शारीरिक अंग, रक्त कोशिकाएं तथा गुर्दे की कोशिकाएं और तंत्रिका कोशिकाएं आदि भली भांति बन जाती हैं। अब हम सप्ताह दर सप्ताह बात करते हैं कि भाई भ्रूण का विकास किस तरह से होता है। गर्भावस्था के 5वें सप्ताह में मस्तिष्क तथा जठर ग्रंथियां, जठरांत्रिय मार्ग एवं हृदय का विकसित होना प्रारंभ होता है। ठीक है, 5th वीक मतलब 5वें सप्ताह में इस तरह से भ्रूण विकास करेगा। इसके बाद आ जाता है गर्भावस्था 6 से 7वें सप्ताह में मस्तिष्क, भुजा व टांगों की कलिकाएं दिखाई देती हैं। आँखें व कानों का बनना प्रारंभ हो जाता है।
वर्टिब्रे और हड्डियों को बनाने वाले ऊतक उत्पन्न हो जाते हैं। अवशोषी रक्त मुक्त वाहिनियों में बहने लगता है। अब बात कर लेते हैं गर्भावस्था के 8वें सप्ताह में। हाथ पैर बढ़कर लंबे हो जाते हैं। पाद और हस्त क्षेत्रों में विभेद होने लगता है। फेफड़े बनना शुरू हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं गर्भावस्था 9वां सप्ताह। निपल, रोमकूपू का विकास, कोहनियाँ और पैर की उंगलियों, सभी अनिवार्य अंगों का निर्माण, भ्रूणीय झिल्लियाँ, गर्भ, वेस्टर्न व उल्व विकसित होने लगती है। गर्भ 10वें सप्ताह से जन्म तक की गर्भावस्था को फीटल पीरियड कहते हैं। अब बात कर लेते हैं गर्भावस्था के 22वें सप्ताह में। पूरे शरीर पर रोए आ जाते हैं। भौहें और बरोनियों का दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। हाथ, उंगलियों और पैरों की उंगलियों, नाखून दिखाई देते हैं। मांसपेशियों के अधिक विकसित होने पर गर्भ बड़े हो जाते हैं। गर्भ के हृदय की ध्वनि सुनी जा सकती है। गर्भावस्था 23 से 25 सप्ताह। अस्थि मज्जा तथा रक्त की कोशिकाओं का बनना शुरू हो जाता है। फेफड़े में निचले वायुमार्ग का निर्माण, शरीर में वसा इकट्ठी होने लगती है। गर्भावस्था 26 सप्ताह में भौं और बरोनियों का पर्याप्त विकास होने लगता है। आँख के सभी भाग विकसित हो जाते हैं। हथेली और तलवे की रेखाएं बनने लगती हैं। फेफड़ों में वायु कोशों का निर्माण हो जाता है। 28 से 32 सप्ताह गर्भावस्था में मस्तिष्क का तीव्र विकास होता है। चेहरे के रोए गायब हो जाते हैं। पलक खुलते व बंद होते हैं। अब गर्भावस्था के 32 से 36 सप्ताह में क्या होता है? शरीर में वसा की मात्रा तेजी से बढ़ती है। श्वसन गतियाँ होती हैं, किंतु फेफड़े पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते। सिर के बाल खुरदरे और मोटे होते हैं। नाखून उंगलियों के सिरों से आगे निकल जाते हैं। पैरों की रेखाएं दिखाई देने लगती हैं। गर्भावस्था 36 से 40 सप्ताह तक। खोपड़ी मजबूत होती है। प्रथम प्रसव 36 सप्ताह में शिशु का सिर श्रोणि गुहा में प्रवेश करता है। इस तरह से आप अपने इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। गर्भ में भ्रूण का विकास किस तरह से होता है या किस प्रकार होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि है उल्प द्रव के कार्य लिखिए। उल्प द्रव मतलब एमनियोटिक फ्लूइड। ओके, इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं उल्प द्रव के कार्य निम्नलिखित हैं। यह हल्का पीला और स्वच्छ द्रव है। यह चारों ओर से भ्रूण को घेरे रहते हैं। यह एमनियोटिक कोड में रहता है। ठीक है, इस तरह से पहले आप एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में लिख सकते हैं कि भाई वो किस तरह का होता है, किस कलर का होता है। ठीक है, किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, कहाँ पर ये रहता है इकट्ठा होकर। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आप इसके कार्य लिखेंगे। इनका कार्य इस प्रकार है। उल्प द्रव का कार्य इस प्रकार है। गर्भाशय में बढ़ रहे बच्चे को गति देने में, जिससे हड्डियों की उचित वशिष्ठ होने लगती है। फेफड़ों के समुचित विकास के लिए। बच्चे के चारों ओर अपेक्षित स्थिर तापमान बनाए रखने में सहायक है। उल्प द्रव मात्रा 1500 ml से अधिक होने पर अति उल्वता, जिसको हम पॉलीहाइड्रोमनियाज कहते हैं, वो कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा उल्प द्रव मात्रा 300 ml से कम होने से, जिसको हम बोलते हैं ओलिगोहाइड्रोमनियाज, हिंदी में न्यून उल्वता। ठीक है, ये दो कंडीशंस होती हैं जो कि एबनॉर्मल हैं एमनियोटिक फ्लूइड से रिलेटेड। इस तरह से आप थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का भी आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, अगर बाय चांस लॉन्ग में आता है तो आपको इससे रिलेटेड और भी चीज़ें लिखनी पड़ सकती हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपने ANM के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।